के ललन सिंह कह रहे हैं कि कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगी तो उस पर अंकुश लगाना सरकार का हक है, उस पर कानून लाना सरकार का हक है। और चूंकि सही तरीके से प्रक्रियागत तरीके से काम हो, इसलिए निरंकुश अगर कोई संस्था है तो पारदर्शिता लाने के लिए सरकार के पास हक है। फिलहाल इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका हम परिचय करा दें। हमारे साथ शिवम त्यागी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं। शिवम जी, बहुत स्वागत है आपका। शिवम त्यागी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। दरअसल हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मौलाना साजिद रशीदी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस के जो तमाम पॉइंट्स हैं उनके समर्थक माने जाते हैं राहुल लाल, तो उम्मीद करेंगे कि वो अपना पक्ष रखेंगे फिलहाल। और हमारे साथ हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम इस पूरे विषय पर बातचीत करेंगे। लेकिन अपडेट के लिए सबसे पहले हम रुख करेंगे संसद भवन का, जहां हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। शैलेंद्र, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्या अपडेट्स हैं, इस पर बहस फिलहाल जारी है। देखिए, हम जानते हैं कि लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल आज पेश किया गया था और उस पर तमाम दलों ने आपत्ति जताई थी और उसके बाद सभी दलों के प्रमुख नेताओं को अपनी बात रखने का मौका मिला था। और फिर किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री ने उस पर विस्तार से बताया कि इस बिल की जरूरत क्यों है और किस तरह से ये बिल पारदर्शिता लाएगा वक्फ बोर्ड के संचालन में। और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन हो और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी संसद की संयुक्त समिति को ये बिल भेज दिया जाए। इसको लेकर कोई दिक्कत सरकार को नहीं है और सरकार की तरफ से खुद प्रस्ताव रखा किरण रिजिजू ने, केंद्रीय मंत्री ने, कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को वक्फ संशोधन बिल विचार के लिए भेज दिया जाए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि वो बातचीत करके कमेटी के सदस्यों के नाम का ऐलान करेंगे, गठन करेंगे। तो यानी अब ये बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जा रहा है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होंगे और विस्तार से विचार बिल के प्रावधान पर होगा। तो आज हमने देखा कि लोकसभा में ये बिल पेश किया गया, उसके दौरान तमाम दलों के जो सदन के नेता हैं उन्होंने अपनी बात रखी और अब एक सहमति के बाद इस बिल को संसद की संयुक्त समिति को भेजा जा रहा है और उसका औपचारिक ऐलान कर दिया गया। खुद सरकार की तरफ से प्रस्ताव लाया गया है, यानी संसदीय यानी किरण रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने खुद इस बात का प्रस्ताव रखा और लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि वो जल्द ही कमेटी के जो सदस्य हैं उनके नामों का ऐलान करेंगे। जी निश्चित तौर पर, तो ये एक आपने बड़ी जानकारी दी है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये बिल भेजा जाएगा जिस पर विस्तार से चर्चा होगी और जो कमेटी है उनके नामों का ऐलान शीघ्र किया जाएगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शैलेंद्र। और यहाँ इससे पहले कि हम इस चर्चा की शुरुआत करें, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप भी हमारे साथ बने रहिए, हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और इस चर्चा पे हम मेहमानों का तारुफ आपसे करा चुके हैं। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी जुड़े हुए हैं, राहुल लाल जुड़े हुए हैं और विनोद मिश्रा जुड़े हैं। विनोद मिश्रा जी, आपके साथ अगर इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें तो समझना चाहेंगे कि आखिर जब ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये किसी के धार्मिक हितों पर कुठाराघात नहीं है और ये एक तरह से डेवलपमेंट की बात करता है, सुधार की बात करता है, फिर इतना हंगामा क्यों है बरपा? निखिल, जब मैं देख रहा हूं, अभी मैं देख रहा था पार्लियामेंट की इस चर्चा को, तो ये सीधे सीधे ये भ्रम की सियासत का है। अब भी विपक्ष को ये लगने लगा है कि ये भ्रम की सियासत से वो कोई भी बात जो है उसको जनता के बीच में जाके गुमराह कर सकते हैं। इतना ओपन माइंडेड डिस्कशन आप ये देखिए कि पार्लियामेंट प्रक्रिया में खुद अभी मंत्री के तरफ से, जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री हैं, उनके तरफ से किरण रिजिजू ने कहा कि इस पे अगर सदन में और डिस्कशन की और डिबेट की अगर गुंजाइश बनती है तो उनके लिए उन्होंने एक JPC तक की बात की है कि इस पे पूरा डिस्कशन हो। लेकिन सवाल यह है कि आप सीधे सरकार के मंशा पे सवाल उठाते हैं। आप सीधे इसलिए मंशा पे सवाल उठाते हैं कि आप कहते हैं नॉट टच मी। अब ऐसा देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि संसद से बना हुआ ये वक्फ बोर्ड है, संसद से बना हुआ ये वक्फ बोर्ड एक्ट है और इतने समय के बाद अगर इस वक्फ बोर्ड पे सुधार की, वक्फ बोर्ड की पारदर्शिता लाने की,
इसमें अगर इसमें इतने हजारों केसेज हैं, उसको लेकर अगर मंत्री के पास में, सरकार के पास में रिप्रेजेंटेशन है, तो क्या सरकार नॉन टच मी का ये देख के उसको बिदक जाए, सरकार उसको छुए नहीं? ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। संवैधानिक प्रक्रिया में संविधान से ये देश चलता है, तो क्या संविधान से ऊपर ये वक्फ बोर्ड है? क्या संविधान में निहित कानूनों से ऊपर ये वक्फ बोर्ड के कुछ जो इलिट क्लास के क्लब बनाए हुए हैं उससे ये देश चलेगा? उसको कोई जो वक्फ ट्रिब्यूनल हो या वक्फ कमीशन हो, कोई उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगा, कभी उस पर सवाल नहीं होगा। ऐसा क्या कभी हुआ है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में? लेकिन जो बयान आपने सुना वो सीधे सीधे लोकसभा में हिंदू मुसलमान करने पे उतारू थे, जो सीधे अपने वोट बैंक को एड्रेस कर रहे थे। सर, आप चाहे कांग्रेस के एमपी को देख लीजिए, समाजवादी पार्टी को देख लीजिए और तमाम इंडिया गठबंधन को देख लीजिए, वो क्या मैसेज देना चाह रहे थे? वो मैसेज यही देना चाह रहे थे कि वक्फ बोर्ड का जो ये एक्ट है 1995 या वक्फ जो फंक्शनिंग में है उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, सरकार गलत कर रही है, ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे। लगातार जो हम लोगों ने इतनी देर सुना है, सवाल ये है कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो एक्ट, ये पार्लियामेंट का अधिकार है कि जो एक्ट पार्लियामेंट से बने हैं, चाहे वो 1954 से बने हो, उसके बाद उसका अमेंडमेंट लगातार हुआ हो, इसको अमेंडमेंट करना ये वक्त की जरूरत है, ये नो टच मी से नहीं चलेगा। ठीक है, मौलाना साजिद रशीदी आपको जोड़ना चाहेंगे। ये आपको लगता है कि जिस तरह से विनोद जी ने कहा कि डोंट टच मी की सियासत से ऊपर उठकर अगर इसमें किसी के विकास की बात हो रही है तो इसमें आखिर दिक्कत क्या है? क्यों हंगामा बरपा है? क्योंकि इसमें तो ये कहा जा रहा है कि किसी के धार्मिक अधिकारों पर कुठाराघात तो नहीं है ये। देखिए, धार्मिक अधिकारों पर कुठाराघात नहीं है, ये मैं भी मानता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये वक्फ बिल, संशोधन बिल आया क्यों है, इसके पीछे की मंशा क्या है, उसको जानना भी हमें बहुत जरूरी है। शायद इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि ये बिल क्यों आया है और हड़बड़ी में क्यों लाया गया है। मैं थोड़ा सा पीछे जाकर आपसे एक बात करना चाहता हूं। मुंबई के अंदर एक जगह है इंटीलिया निवास, शायद आप लोग जानते हो, आपने नाम सुना हो जी। 2002 में ये जगह अंबानी ने 4532 स्क्वायर फीट जगह मुंबई वक्फ बोर्ड से नाजायज तरीके से ले ली, जिसको देश के बड़े प्रमुख अखबारों ने 2015 में बड़े प्रमुख रूप से प्रकाशित किया। यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट अब इस निर्णय पर है, फैसला आने वाला है शायद कुछ ही वक्त में, कि इंटीलिया गलत तरीके से बना हुआ है और इसको तोड़ने की बात की जाए। अपने दोस्त के मकान को बचाने के लिए इस तरह के बिल को पार्लियामेंट में प्रोड्यूस किया गया, नंबर एक। दूसरी बात, साहब मैं आपको पहले रुकूंगा। रशीदी साहब मैं पहले आपको रुकूंगा। अभी पार्लियामेंट में किसी के बीच में नहीं बोला, नहीं सुन लीजिए, नहीं एक मिनट, मैं माफी के साथ और अदब के साथ आपको रोक रहा हूं। बात है आपकी, नहीं रशीदी साहब, मैं इस बात को अपने दूरदर्शन पे आपकी झूठ को नहीं कर सकता। अब भी मंत्री ने खुद जवाब दिया है इसको, और इसको एक केस के रूप में लाया है कि मुंबई की उस घटना को गुजरात का एक आदमी उठा रहा है जिसका इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है, और वो इस बात के लिए वहां पे केस कर रहा है, वो ट्रिब्यूनल में जा रहा है। ये बात अब भी मंत्री ने की है, और आप इस चीज में फिर भ्रम डाल के इसको अंबानी और अडानी और इसको सीधे सरकार से जोड़े नहीं। हाँ, जो आपके पास मेरी बातों को सुनिए, बीच में यही की सियासत में अभी इतनी देर बहस हुई है। अगर डिबेट ऐसे होगी तो फिर मैं नहीं बोल पाऊं। ठीक है, ठीक है, गलत तरीके से बीच में मत घुसो। नहीं, आपका नंबर आएगा, बोलिए। अरे कोई पॉइंट है तो रेज किया जा रहा है। सुनिए साजिद रशीदी जी ने बोला है, साजिद रशीदी जी, कोई एक पॉइंट है तो उसको रेज किया गया है, कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए, लेकिन ये जरूर है कि इसको इतना हल्का भी कम से कम मत बनाइए। ये तो शायद सभी जाएंगे जी। मैं बहुत बड़े तथ्यों पर आ रहा हूं, सुनिए, मैं बड़े तथ्यों पर आ रहा हूं। देखिए, पिछले 10 सालों का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए बीजेपी सरकार का, जितने भी बिल आए हैं वो सारे मुसलमानों के लिए आए हैं, और वो पार्टी बिल ला रही है मुसलमानों के लिए जिसने एक अल्पसंख्यक मंत्री को भी हटा दिया, जो मुसलमान का वोट नहीं चाहती,
जो मुसलमान को टिकट नहीं देना चाहती, वो मुसलमानों के हितैषी बनकर कभी ट्रिपल तलाक बिल लेके तो आती है, ट्रिपल कभी तलाक वक्फ जैसे जो बिल है, क्या संशोधन आपका बिल उन लेके पर आती विरोध है? आपका विरोध है क्या उस पर? सर मेरे भाई, फिर देखो ये बात अच्छी तरह से नहीं जाएगी व्यूअर के पास, बात जानी चाहिए। मैं नहीं, सिर्फ तो ये उसमें कहना दिक्कत चाहता क्या है? हूं, मैं वही जो तो कह रहा हिंदू मेरा हूं, भाई अगर किसी समाज भर में भर कोई के इनको दिक्कत वोट दे है, रहा है, किसी उनके समाज में कोई उत्थान के दिक्कत लिए है, अगर एक बिल बिल लेकर भी आया जा रहा है, लेकर कानून आएगी नए बनाए जा रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ है? चाहे वो मैं ट्रिपल तलाक हो, बता रहा चाहे हूं ये दिक्कत हो। क्या है। अब मैं बताऊंगा दिक्कत क्या है, सुनिए। देखिए, ये मेरे पास गजट है, ये गजट की कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं। 1954 में एक्ट बना, वक्फ एक्ट। उसके बाद में सरकार ने पूरे देश में सर्वे कराया। 1970 में एक गजट आया, और गजट में सरकार ने ये कहा कि ये जगह सारी वक्फ बोर्ड के अधीन आएगी, और तमाम स्टेटों को उसके स्टेट के हिसाब से वक्फ बोर्डों को ये जगह उनको दे दी गई। ठीक है, ये गजट मैं आपको दिखा रहा हूं। हाँ। और इसमें देखिए ये जगहें भी चिन्हित की हैं, देखिए। ठीक है सर, थोड़ा ये शॉर्ट लिस्ट पे में रखिए, आपको क्योंकि दे और रहा भी लोग हैं अभी बोलने वाले। जी सर जी, मुझे 30 सेकंड और दीजिए, हाँ, बस मैं पूरी जल्दी कर रहा से, हूं जी। बात अब। मैं एक बात और कहना चाहता हूं गजट के बाद में। देखिए मेरे पास एक लिस्ट है, 8-10 पन्नों की लिस्ट है, जिसमें तकरीबन 500 प्रॉपर्टीज हैं। ये केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार की एजेंसियों के पास, जैसे रेलवे है, आर्मी है, डीडीए है, एनडीएमसी है, एमसीडी है, और दिल्ली सरकार, इन तमाम के पास ये हमारी वक्फ बोर्ड की जगहें हैं, और ये बीघों में है। सबसे पहली प्रॉपर्टी 29 बीघा, दिल्ली जैसे तो इस शहर में बात से क्या 29 कहना बीघा चाह रहे हैं जगह। आप? इस बात से क्या कहना मैं चाह ये रहे हैं? कहना चाह रहा हूं, अगर सरकार मुसलमानों की हितैषी है, तो सरकार इन तमाम जगहों को या तो छोड़ दे वक्फ बोर्ड के लिए, या इसका आज के सर्किल रेट के हिसाब से किराया देना शुरू कर दे। ठीक है, चलिए, अगर आपका बीजेपी पॉइंट आ सरकार गया, ईमानदार आपका पॉइंट आ गया। अगर मैं ईमानदार शिवम त्यागी नहीं को है, जोड़ूंगा। तो फिर ठीक है, मुसलमानों को ठगना छोड़ दे, ठीक है, मुसलमानों ठीक को है। छेड़ना ठीक छोड़ दे। है, शिवम त्यागी, आपने सुना साजिद रशीदी कह रहे हैं कि दरअसल ये किसी एक को फायदा पहुंचाने के लिए जो बात उन्होंने कही, मैं उसको बहुत हल्का मानता हूं, लेकिन अगर आप उस पर जवाब देना चाहें। बहरहाल मंत्री ने उसका जवाब दिया है साफ तौर पर, मौलाना साजिद रशीदी। बहरहाल शिवम त्यागी ये कह रहे हैं कि ये मुसलमानों को ठगने के लिए ये लेकर आया गया है, और दरअसल इसके पीछे एक हिडन एजेंडा छिपा हुआ है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद ने मक्का में 600 खजूर के पेड़ उगाए थे, और उन पेड़ उगाने से जो आमदनी आती थी, वहां पर मदीना के लोगों को उस पैसे से जो है उनका भरण पोषण किया जाता था, वो गरीबों में दिया जाता था। वहां से शुरू हुई ये वक्फ की एक सबसे पहली जो चाल थी, वो वहां से शुरू हुई। वाकिफ जो होता था, आमतौर पर शुरुआती जमाने में जो है राजा होते थे, जो चीजें वो वक्फ कर देते थे। आप एक साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक वक्फ कर सकते हैं, उसके लिए 3 कामों में वो चीज इस्तेमाल हो सकती है। सामाजिक स्तर पर जो गरीब लोग हैं, आप उनके लिए काम करें, सोशल स्तर पर जो पिछड़े हुए लोग हैं, आप उनके इस्तेमाल में वो चीजें आती रहें। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर आज 2024 में बात करें, तो जो पैगंबर मोहम्मद से चीज शुरू हुई थी और जो बेहतरी के लिए चीज शुरू हुई थी, आज उसको एक इन्होंने एक्सटॉर्शन गैंग के तरीके से बना दिया। आपने अभी सुना क्या इस देश के माइनॉरिटी मिनिस्टर को? उन्होंने कहा कि तिरुचिरापल्ली के एक गांव में पूरे के पूरे गांव को वक्फ की प्रॉपर्टी साबित कर दिया, मतलब प्रॉपर्टी वक्फ की बता दिया जी। और उस गांव का इतिहास 1500 साल पुराना है। 1500 साल पुराना पूरा इस धर्म का इतिहास नहीं है, और उसका गांव का इतिहास 1500 साल पुराना है। आप मुझे एक चीज बताइए, मैं बड़े सम्मान से पूछना चाहता हूं। आप कल मैं बैठा हूं, आप बैठे हैं, या साजिद रशीदी ही बैठे हैं फॉर दैट मैटर, साजिद रशीदी के घर का कोई सर्वे करके उनसे जाकर ये कह दे कि साजिद जी ये जो घर है ये हमारा हुआ, ये हमारा है। अब साजिद जी कहें कि भाई ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई, साजिद जी क्या करेंगे? मैं कोर्ट जाऊंगा। कोर्ट आप जा नहीं सकते, साजिद जी जाएंगे ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल में कौन बैठा हुआ है? वही वक्फ वाले लोग बैठे हुए हैं। वहां पर पहली बात तो आप वक्फ से लड़ नहीं सकते। रेलवे और डिफेंस के बाद जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन और ताकत हो, आप उससे लड़ सकते हो क्या? और इसमें एक और चीज है, ऑनरशिप का क्लेम साजिद रशीदी को साबित करना पड़ेगा। मतलब कि वक्फ बोर्ड को यह साबित नहीं करना था कि उनकी जमीन है तो पेपर दीजिए। साजिद रशीदी का अगर घर था तो उसको साबित करना था कि भाई आप बताइए आपका घर कैसे है, आप अपना डिफेंस लाइए। मैं मानता हूं इस तरीके के ड्रैकोनियन लॉज की इस देश में कोई जगह नहीं, और बहुत सीधी सी बात है कि जाहिर है जिस तरीके के चेंजेस हुए हैं देश के सामने है, और इसमें कोई समुदाय विशेष का, धर्म विशेष का, या फिर उनकी मस्जिदों से कोई लेना देना नहीं है भाई, धार्मिक विषय ही नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है कि जो ये इस तरह की चीजें थी ये नहीं होनी चाहिए। आने वाले समय में जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनके स्तर पर जाकर चीजों को ठीक किया जाएगा, रेक्टिफिकेशन होगी, रजिस्ट्रेशन में उनका एक आधार रहेगा। इन चीजों को लेकर आगे बढ़ा जाना है। आप पता नहीं क्यों इसको हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं। समाजवादी का एक सांसद सदन में खड़े होकर कह रहे हैं कि इस तरह की स्थितियां बनी है, 10 साल से ये हाल हुआ है, लोग जनता सड़क पर आए, ये आए वो आए। आग लगाना बंद करो भाई,
हम बांग्लादेश नहीं है, और हमें जो बांग्लादेश बनाने की उम्मीद आप कर रहे हो होगा भी नहीं। हम पिछड़े हुए 5 नहीं है, सबसे टॉप के 5 है इस दुनिया में। तो मैं मानता हूं कि इस देश में हर चीज को हिंदू मुस्लिम बनाकर ना देखा जाए, इस तरह की स्थितियां नहीं रहनी चाहिए। और एक विषय रिप्रेजेंटेशन का है, उस रिप्रेजेंटेशन में भी चाहे वो वोरा समाज हो, चाहे और बाकी लोग हो, चाहे महिलाएं हो, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन भी होने की आवश्यकता है। अल्टीमेटली एक बॉडी है, उस बॉडी में अधिकार सबका है, बराबर होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस इतनी सी बात है। अब पता नहीं इसको हिंदू मुस्लिम पारसी ये सब नहीं करने की आवश्यकता है जी। आप अगर कोई जमीन पर अपना क्लेम करते हैं तो आपको उसको कागजों के सहित कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, और वहां पर जो जिलाधिकारी महोदय है आपको उसको इत्तला करके रजिस्ट्रिफिकेशन में जितनी भी चीजें उसको आगे लेकर जाएंगे। बहुत सीधी सी बात है, सारा देश ऐसे ही करता है। ठीक है, ठीक है। राहुल लाल के पास आए, इससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम वक्फ बोर्ड वक्फ कानून को लेकर जो संशोधन बिल लेकर आया जा रहा है उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ शिवम त्यागी बीजेपी से, मौलाना साजिद रशीदी इस्लामिक स्कॉलर हैं वो जुड़े हैं, राहुल लाल जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के समर्थक समझे जाते हैं वो हमारे साथ हैं, और विनोद मिश्रा हमारे संपादकीय सलाहकार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल लाल आपके पास आएंगे और ये समझना चाहेंगे कि कांग्रेस आखिर इसका विरोध क्यों कर रही है। सज्जर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसी के मुताबिक, उन्हीं की जो सिफारिशें हैं उसके मुताबिक ये लेकर आया गया है। बार बार अभी आपने सुना किरेन रिजिजू कह रहे थे कि दरअसल जो काम कांग्रेस को करना चाहिए वो तो बीजेपी कर रही है, तो कांग्रेस को तो खुश होना चाहिए। मैंने तो किरेन रिजिजू को बड़ा ध्यान से पूरा का पूरा उनका 1 घंटे का पूरा भाषण सुना, बहुत ध्यान से। जो वो कहना चाह रहे थे, जिस तरह से वो इस भावना को बता रहे थे कि बड़ा ही लोक कल्याण का काम करने जा रहे थे, वो कहीं से प्रतिबिंबित नहीं हो रहा था। उल्टे पूरे प्रकरण में यही चीज साबित हुआ कि कांग्रेस सहित जो टीम इंडिया के तमाम लोग हैं वो ये मानते हैं कि कहीं न कहीं संविधान खतरे में है, और वक्फ बोर्ड का जो इसमें संशोधन आए हैं वो उसी चीज को प्रतिबिंबित कर रहा है। अगर किसी भी कोई भी कानून नया लेकर आया जाएगा तो संविधान खतरे में हो जाएगा। मतलब कहां से कहां पहुंच जाते हैं आप लोग भी, मतलब क्या ही कहूं। और सवाल यह है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो है, सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है, वो तो कांग्रेस की ही रिपोर्ट है। मतलब कांग्रेस उस पर बहुत खुश थी और कह रही थी कि उसके हिसाब से काम करेंगे, और अगर उसके हिसाब से काम किया जा रहा है तो अब कह रहे हैं कि संविधान खतरे में हो गया। कैसे? निखिल जी देखिए, सच्चर कमेटी का नाम लिया जा रहा है लेकिन काम क्या किया जा रहा है वो देखा जा सकता है। हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था वो है हमारा फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट के अंतर्गत देखिए, एक तो 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है उसमें। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25, 26, 27, 28 ये इसमें हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, और अनुच्छेद 26 उसमें देता है कि आप धार्मिक प्रबंधन, हर समूह के लोग अपने अपने हिसाब से धार्मिक प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बीच में टोकना नहीं चाह रहा था,
लेकिन फंडामेंटल राइट के नाम पर गुमराह मत करिए। फंडामेंटल राइट ये नहीं कहीं नहीं कहता कि अब दूसरे की जमीन बता दें और उसके एवज में आप कोर्ट भी ना जा सके। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये भी जुड़ता है उसमें। तो इतना इसको आसान मत बताइए कि जी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, आप किसी की जमीन कब्जा कर लेंगे, आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। हाँ, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का हनन कहाँ है? 10 सेकंड शिवम जी सुन लीजिए, मेरा वाक्य पूरा नहीं हुआ, फिर आप खंडन कर लीजिएगा। मैं केवल ये कह रहा हूं इसमें तो जमीनों के प्रबंधन का बात है राहुल लाल जी, धार्मिक स्वतंत्रता की तो बात ही नहीं कहीं पे जी। इसमें देखिए प्रतिनिधित्व की बात हो रही है। अब ये बताइए, वक्फ का पूरा मामला मुस्लिमों से संबंधित है, उसके काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्यों की क्या जरूरत है प्रतिनिधित्व के लिए? वो इसलिए कि अगर कभी राहुल लाल जी की जमीन को वक्फ अपना जमीन बता दे तो कम से कम उसको आपकी भी बात सुनने वाला कोई हो, जहां तक मैं समझता हूं। शिवम त्यागी इसका जवाब देंगे। निखिल जी चलिए राहुल लाल जी आप जल्दी से खत्म करिए और आपकी बात का जवाब शिवम त्यागी देंगे जी। मैं यकीन कह रहा हूं कि अगर वक्फ बोर्ड को लगे कि मेरी जमीन वक्फ बोर्ड की, तो ये अगर जब वो सोचेंगे उसके पहले मैं जमीन अपना वक्फ बोर्ड को दे दूंगा। मैं तो उस तरह का व्यक्ति तो पूरे संविधान आप दे देंगे, लेकिन जो बाकी सब बैठे सभी अपनी जमीन नहीं दे देंगे। ये कैसी बात कर रहे हैं मतलब है कि मतलब कोई अगर वक्फ बोर्ड कहीं भी उंगली रख देगा तो आप दे देंगे, आप अपना दे देंगे भाई, मैं तो नहीं दूंगा। निखिल जी कलेक्टर राज का प्रधानमंत्री विरोध करते थे 2014 में, इसमें कलेक्टर राज कहां से आ गया? अब पूरा डीएल के पूरा अधिकार दिए जा रहे हैं, तमाम तरह की चीजें की जा रही है। यानी कि आप ये चाह रहे हैं कि वो व्यवस्था बनी रहे कि जहां पर वक्फ बोर्ड अगर कोई चीज कहता है तो प्रशासन का कोई हस्तक्षेप ना हो, अदालतों का कोई हस्तक्षेप ना हो और सीधे वो जमीन उनके नाम पर कर दी जाए और जो ट्राइब्यूनल है वो भी वक्फ बोर्ड का रहे जी। सकारात्मक संशोधन होना चाहिए, नकारात्मक संशोधन हो रहा है। अच्छा ठीक है, शिवम त्यागी इसका जवाब देंगे। नकारात्मक संशोधन बिल बता रहे हैं। देखिए अब देखिए मोमेंट है भाई, मोमेंट है, आप भी देखिएगा। आप मुझे एक चीज बताइए, इन्होंने कहा कि ये संविधान विरोधी है और धार्मिक स्वतंत्रताएं और मान्यताओं के आधार पर एक धार्मिक बॉडी में किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति का क्या काम। मैं इनकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। 2017 में त्र्यंबकेश्वर डेवलपमेंट बोर्ड जो कि टीडीपी है, उसका चेयरमैन ममता बनर्जी ने फिरहाद हकीम को बना दिया था। यह सही था क्या गलत था? मुझे बस एक सीधी सी बात बता। आपने लगता है सही था क्या गलत था? सही था क्या गलत था? सही था क्या? यही प्रॉब्लम है आपका, दिक्कत यही है। अब रुकिए, अब संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के लिए करता है। आप अगर कोई और आता है तो इनको दिक्कत है, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए त्र्यंबकेश्वर जो 200 साल पुराना शिव का मंदिर है, उसका चेयरमैन एक फिरहाद हकीम बन सकता है क्योंकि वो ममता बनर्जी का करीब भी है, तुष्टीकरण करता है। नहीं हो सकता भाई ऐसा। सक्षम नहीं है, यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। चिल्लाइए मत, अब मैं बोल लूं, अपना समय पूरा कर लेता हूं। इसलिए राहुल लाल जी, आपके जो ये सारे तर्क और दलीलें हैं ये निहायत ही फर्जी हैं। फिरहाद हकीम अगर जो है त्र्यंबकेश्वर मंदिर का चेयरमैन बन जाए तो ठीक, लेकिन अगर एक वक्फ बोर्ड है जो पूरे के पूरे गांव की प्रॉपर्टीज को अंदर कर रहा है। अच्छा, मैं चाह रहा हूं जल्दी आप लोग समझ वाले मूड में आ जाइए। शिवम त्यागी अपनी बात आप रखिए, उसके बाद मैं आऊंगा दूसरे मेहमानों पर जी। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के हालात रहे हैं, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली रही है, सरकारों ने वक्फ बोर्ड को एक तरीके से मुस्लिमों को अपीज करने का नया तरीका बना लिया। 5 जनवरी 2014 को मनमोहन सिंह की सरकार लुटियंस दिल्ली में एक रात में एक कैबिनेट नोट निकालती है जिसमें 123 प्रॉपर्टी एक ही रात में वक्फ को ट्रांसफर कर दी गई लुटियंस की, जहां मेरी तो 7 पुश्तियों की मिला के हैसियत नहीं है कि एक घर बना ले। वहां 123 प्रॉपर्टी दे दी, किस लिए दी? ताकि मुस्लिमों का वोट ट्रांसफर हो जाए। ये कलेक्शन एजेंट नहीं बनना है भाई, बहुत सारी बात है। इस तरीके से ये लैंड जिहाद नहीं चल सकता। देश में कानून नाम की कोई व्यवस्था है, सम्मान हर बॉडी का है, लेकिन आपको कानून के तहत तर्क संगत चलना पड़ेगा। ठीक है, साजिद रशीदी कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल लाल जी आपका पॉइंट आ गया है, साजिद रशीदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से जी। साजिद रशीदी जी संक्षेप में रखिएगा। 1995 में इसमें संशोधन हुआ और एक पावर जो है वक्फ बोर्ड के सीईओ को दी गई कि आप अपनी जगहों को 54 का नोटिस देकर एसडीएम और पुलिस के माध्यम से ले सकते हैं। 2013 में इसका इंप्लीमेंट हुआ
2013 के बाद से सरकार 2014 में बीजेपी की आ गई, एक भी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड अपनी वापस नहीं ले सका, ना एसडीएम ने साथ दिया ना पुलिस ने साथ दिया, नंबर 1। दूसरी बात, अभी शिवम त्यागी कह रहे थे कि मंदिर का जो चार्ज मुसलमान को दिया है वो गलत है कि सही। मैं कहता हूं बिल्कुल गलत है। मुसलमान क्यों बने मंदिर का कोई भी मेंबर या कुछ भी? ऐसे ही वक्फ बोर्ड की जगहों को नॉन मुस्लिम क्यों आए? अगर ये सरकार मुसलमानों का फेवर चाहती है और मुसलमानों को चाहती है कि हाँ इनको अधिकार मिले, तो इनको चाहिए जिस तरह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, इसको सरकार के जाल से हटा के मुसलमानों की कोडी बनाए। मुसलमान अपने हिसाब से चलाएगा वक्फ बोर्ड को। ठीक है। मैं चाहूंगा शिवम त्यागी केवल 30 सेकंड में अगर आप जवाब दे सकें, मुझे क्लोज करना है। जी बिल्कुल दे सकता हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। आज इनको ममता बनर्जी का वो ऑर्डर भी बुरा लग रहा है क्योंकि अपने ऊपर जो आकर वो बम फटा है, तो अब इनको बुरा लग रहा है। एक विषय बहुत साफ, यहां पर सबसे पहले तो एक चीज बहुत क्लियर करने की आवश्यकता है कि मंदिर मस्जिद का विषय नहीं है। वक्फ बोर्ड कोई मैनेजमेंट बॉडी नहीं, वक्फ कोई मैनेजमेंट स्कीम नहीं है। वक्फ एक संस्था है जिस इसमें किसी का कोई दखल नहीं है। संवैधानिक अधिकार संपत्ति मुसलमानों की है, में लोगों को चुना जाना चाहिए। इंतजामिया कमेटी अलग तरीके से काम करती है। एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। ये आपके लिए नहीं है कि आप इसकी देखरेख एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। देखिए, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। मुसलमानों ने दिया है, आपने नहीं दिया है। सुनिए, वक्फ बोर्ड कम से कम मस्जिदों के प्रबंधन के लिए नहीं है। मौलाना साजिद रशीदी, इतना तो हम भी जान रहे हैं, वो प्रबंधन के लिए है। मैं चाहूंगा, मैं चलते चलते लास्ट आखिरी कमेंट विनोद मिश्रा आपके पास, कि क्या ये सारा जो पूरा ये जो विरोध है वो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए? मैं चाहूंगा कि 15-20 सेकंड में आप अपनी बात रखें। मैं जो रशीदी साहब का सुन रहा था तो मुझे ये लग रहा था, ये पूरे डिस्कोर्स को जिस तरह से ये लोग एक भ्रम की सियासत करते हुए यहाँ आए हैं। रशीदी साहब, आप पूरे दुनिया में कोई मुस्लिम कंट्री का नाम लीजिए जहां कोई इस तरह का वक्फ बोर्ड हो। अजीब तरह कहीं नहीं वक्फ बोर्ड है, ये सिर्फ भारत में आप वक्फ का ये बना रखे हैं। अब आप सुनिए, आपकी बात मैंने बहुत गौर से सुन लिया। एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए भाई, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। आपने सबसे पहले सवाल उठाया कि आप सुनिए, पहले आप जो भ्रम करते, आप जो फेक न्यूज फैलाते हैं, आप इंटेलेक्चुअल है कम्युनिटी में, आप किस तरह के फेक न्यूज फैलाते हैं उसका आप सुनिए। आपने कहा ये ट्रिपल तलाक लेके ये सरकार क्यों आई, ये सरकार का क्या हक है? आप जानते हैं, आपको मने आपका मतलब सरकार जो है वो हिंदू मुसलमान हो जाता है। ठीक है विनोद जी, सरकार, एक मिनट मैं पूरी बात कर दूं, जो ये भ्रम फैला के जा रहे हैं यहाँ से। सरकार 140 करोड़ देश के लोगों के चुनी हुई सरकार होती है। वो न किसी हिंदू का है न किसी मुसलमान का है, वो देश की सरकार होती है। ठीक है। और आप अगर सरकार कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट बैठी है, वहां ना कोई हिंदू है ना कोई वहां मुसलमान है, वो देश के सांसद हैं जिसे सबने चुन के भेजा है। किरण रिजिजू जी उसी माइनॉरिटी से आते हैं जो एक माइनॉरिटी मिनिस्टर है, और आप कह रहे हैं कि ये बोर्ड का जब कोई आएगा तब कोई मुसलमान लेके आएगा। आपका कहने का मतलब यही है कि इस देश में नागरिक से ऊपर एक धर्म हो जाता है। ये क्या आप लोग एक तरह से आपका पॉइंट आ गया विनोद जी, करने की एक पूरी सियासत और फेक नैरेटिव ये विषय दरअसल इस पर चर्चा और भी की जा सकती है। मैं जानता हूं सबके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये जरूर है कि ये जमीन के प्रबंधन की बात हो रही है, धार्मिक कुठाराघात कहीं नहीं हो रहा। हमारे ख्याल से इस बात को शुरू में सभी ने स्वीकार भी किया, और उसके बाद अगर उसे आप डिफर करते हैं तो निश्चित तौर पर फिर मंशा पर भी प्रश्न चिन्ह उठेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का, शिवम त्यागी, मौलाना साजिद रशीदी, राहुल लाल और विनोद मिश्रा का। तो इस वक्त में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।